हम लोगों ने 58, 59, 59A इन पर बात की थी। बंधक क्या है, कैसे किया जाता है, और बंधककर्ता और बंधकदार शब्द में कौन कौन शामिल ये माना जाता है, और क्यों माना जाता है। क्योंकि बंधक की दशा में होगा क्या, संपत्ति का एक हित निकलकर बंधकदार में जाएगा, और बंधककर्ता इसके जीवन की भी कोई गारंटी नहीं है, और बंधकदार इसके जीवन की भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि दोनों के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अन्य लोगों को भी बंधककर्ता और बंधकदार इस डेफिनेशन में शामिल करना पड़ेगा। इसलिए बंधककर्ता और बंधकदार इस डेफिनेशन में कौन कौन शामिल है ये हम लोगों ने देखा था। 58, 59 और 59A इनको तीन को एक साथ हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक बात आ गई थी कि बंधक एक बार अगर हुआ है तो सदा के लिए बंधक ही है। बंधक का नेचर ये परिवर्तित नहीं हो सकता। बंधक कभी भी विक्रय नहीं बनेगा। और दो प्रकार के बंधक हमने देखे थे, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और अंग्रेजी बंधक, जिनमें ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था मानव विक्रय ये उस दशा में हो गया है जबकि बंधक धन का रीपेमेंट ये नहीं किया गया है। तो ऐसा लगता था, लेकिन हमने पाया था कि न एक बार बंधक सदैव बंधक ये प्रिंसिपल है, चूंकि जो किसमें विकसित हुआ, नोक्स बनाम राइस। ठीक है, जिसे मोचन का अधिकार या मोचन की साम्या ये इंग्लैंड में कहा गया, लेकिन हमारे यहां उसे इंस्टीट्यूटरी फॉर्म में सांविधिक अधिकार के तौर पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्थान दिया गया है। तो अगर आपने बंधक किया तो चाहे वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हो और या फिर अंग्रेजी बंधक हो, बंधक का प्रकार कोई हो, बंधककर्ता और बंधकदार उन्हीं अधिकारों को हासिल करेंगे जो अधिकार उनके अधिकारों के रूप में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वर्णित ये हुए। जो बंधककर्ता और बंधकदार वही अधिकार केवल हासिल कर सकते हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उनके अधिकारों के रूप में वर्णित है। तो हमें देखना यह पड़ेगा कि आखिर बंधककर्ता के अधिकार हैं क्या, ताकि हम ये जान सकें कि बंधक की दशा में बंधककर्ता किन अधिकारों को हासिल करेगा। तो धारा 60 और धारा 67 दो धाराएं जो बंधककर्ता और बंधकदार इनके अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 60 में बंधककर्ता इसके अधिकारों के बारे में बात हुई है, और धारा 67 इसमें बंधकदार इसके अधिकारों की बात हुई है। तो धारा 60 जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तब बंधककर्ता के अधिकार ये हमें पता लगते हैं कि आखिर बंधककर्ता के अधिकार क्या है। तो बंधककर्ता को जो अधिकार धारा 60 दे रही वो सबसे पहला कह ले या सबसे अंतिम कह ले, बंधककर्ता का बंधक के व्यवहार में जो अधिकार है वो मोचन का अधिकार है कि मोचन वो जब चाहे तब ये करा सकता है, जब चाह ले तब मोचन करा लेगा। जब चाह ले इस बात को कहने का अर्थ ये नहीं है कि अगर बंधक निश्चित अवधि का है, क्योंकि बंधक निश्चित अवधि का हो सकता है, बंधक अनिश्चित अवधि का हो सकता है। मीनिंग देयर बाय जो धन बंधक धन के रूप में बंधककर्ता ने बंधकदार से उधार लिया है या जो ऋण बन गया है, ठीक है, तो बंधककर्ता ये वचन दे सकता है कि एक निश्चित अवधि के भीतर 5 साल 10 साल एक निश्चित अवधि के भीतर वह बंधकदार को ये रुपया वापस करेगा। तो बंधककर्ता का जो मोचन का अधिकार है वो निश्चित अवधि वाले बंधकों में निश्चित अवधि के बीत जाने पर ही, ठीक है, उत्पन्न होगा। क्योंकि भाई हमने कल भी, ठीक है, अब पिछली क्लास उसमें भी चर्चा की थी कि अगर बंधककर्ता ने बंधकदार से कोई रुपया उधार लिया है
तो उस पर उसे ब्याज पाने का हक है। और निश्चित अवधि इससे पूर्व अगर वह रुपए को वापस करेगा तो बंधकदार को नुकसान यह भी हो सकता है। हमने उदाहरण दिया था कि मानिए आप 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिस्टर ए से उधार ले लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। आपको अगले ही दिन उन 5 लाख 2 लाख रुपए से 5 लाख 2 लाख रुपए और पैदा हो जाते हैं, और आपने वो 5 लाख 2 लाख रुपए एक निश्चित दर पर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बैंक से उधार लिए थे या किसी व्यक्ति से उधार लिए थे मिस्टर ए से, और आपको रुपए पैदा हो गए, तो आप 2 दिन और 4 दिन और 5 दिन का ब्याज कितना बनेगा भाई? उतना ब्याज देकर और उसे उसका रुपया वापस करना है, जबकि उसके पास आपके अलावा अन्य कोई ग्राहक ये भी था। मानिए वो रुपया कमर्शियली उधार देने का व्यापार यही करता है, उसने आपको दे दिया, आप 2 दिन बाद पहुंच गए। अब 2 दिन बाद उसके पास अन्य कोई ग्राहक नहीं जिसे वो रुपया उधार दे दे, तो बंधकदार को तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये रखा गया है। आप बैंक से भी पैसा उधार लेते हैं तो निश्चित अवधि का, ठीक है, निश्चित अवधि का एक संव्यवहार ये आप लोगों के बीच अस्तित्व में आता है। और बैंक अगर उससे पहले पैसा वापस करो तो कुछ शायद सरचार्ज वगैरह है ये भी लेते हैं, पैसा वापस हो जाएगा, क्योंकि बैंक सरकारी होता है और सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर स्टेट में। लेकिन व्यक्ति का उद्देश्य ये तो होता है लाभ कमाना। तो इसलिए अगर कोई बंधक का संव्यवहार हुआ है तो बंधकदार और बंधककर्ता के बीच जो अवधि तय हुई है, उस अवधि से पूर्व बंधककर्ता का कोई मोचन का अधिकार नहीं है। उससे पहले बंधक चलता ही रहेगा। लेकिन हां, ऐसा भी हो सकता है कि बंधककर्ता और बंधकदार के बीच कोई अवधि ये तय ना हुई हो, तो फिर बंधक जिस दिन हुआ उसके अगले दिन से ही उसका मोचन का अधिकार ये पैदा हो जाता है। प्रत्येक बंधककर्ता को मोचन का अधिकार है। धारा 60 विधिक अधिकार ये दे रही है, स्टैट्यूटरी राइट ये दे रही है। और आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट के विरुद्ध अगर कोई संविदा की जाएगी तो वो संविदा शून्य है। कैसी है? वाइट एब इनिशियो है, प्रारंभतः शून्य है भारतीय संविदा अधिनियम धारा 23 के मुताबिक। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में आप मोचन के अधिकार के विरुद्ध कोई संविदा ये नहीं कर सकते। जो बंधक का संव्यवहार हुआ है उसमें मोचन का अधिकार ये बंधककर्ता को नहीं रहेगा। ऐसा कोई प्रतिबंध लगाने वाला, ऐसा कोई प्रतिबंध लगाने वाली शर्त ये बंधक के संव्यवहार के साथ साथ की जाए, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा आप करेंगे तो शर्त शून्य मानी जाएगी, मोचन का अधिकार उसे है ऐसे मानकर चला जाएगा। बंधककर्ता का मोचन का अधिकार अपराजेय है जो उसे धारा 60 देती है। लेकिन सवाल यह है कि मोचन का अधिकार पैदा कब होता है? मोचन का अधिकार ये तो हर बंधककर्ता को है, और जब ये हर बंधककर्ता को, तो इसका मतलब सशर्त विक्रय द्वारा बंधक अगर आपने किया, अंग्रेजी बंधक किया, तो उसे भी मोचन का अधिकार है, क्योंकि मोचन का अधिकार बंधककर्ता का अधिकार है। अंग्रेजी बंधक सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, इसमें भी अगर निश्चित दिनांक को पैसा देने में व्यतिक्रम ये बंधककर्ता के द्वारा किया गया है तो उसमें लिखा भले ही रहे कि विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें जो विक्रेता की हैसियत में दिखाया गया व्यक्ति होगा वो इनफैक्ट वास्तव में कौन होगा? बंधककर्ता। तो व्यतिक्रम, ठीक है, व्यतिक्रम ये हो गया होगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बंधककर्ता का मोचन का अधिकार ये थोड़ी चला गया, क्योंकि इनफैक्ट है तो वो बंधककर्ता, और धारा 60 कहती है बंधककर्ता का अधिकार अपराजेय है। कौन सा? मोचन का अधिकार, जिसे राइट ऑफ रिडम्पशन ये कहा जाता है। ये उसका मोचन का अधिकार है और ये अपराजेय है। ये मोचन का अधिकार पैदा कब होता है? आपसे चर्चा हुई कि वे बंधक जो निश्चित अवधि के बंधक है, उनमें जब निश्चित अवधि बीत जाती है, अर्थात बंधक धन संदेह हो जाता है। संदेह अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्यू, यानी
बंधक धन का पेमेंट ये ड्यू हो जाता है। बंधक धन का पेमेंट ड्यू होते ही बंधकदार को जो हक मिलता है वो क्या है? पूर्वबंध और विक्रय का। और जो बंधककर्ता को हक मिलता है वो क्या होता है? मोचन का। बंधककर्ता और बंधकदार के मोचन के और पूर्वबंध और विक्रय के दोनों के अधिकार एक साथ पैदा होते हैं। जब धारा 67 हम लोग देखेंगे तो बंधकदार का यह अधिकार ये भी उसी क्षण पैदा हो जाएगा जिस क्षण आपका क्या होगा कि बंधक धन संदेह हुआ। जैसे ही बंधक धन संदेह हुआ, जैसे ही बंधक धन ड्यू हुआ, क्योंकि ठीक है जब तक अवधि चल रही बंधक की तब तक बंधक धन ड्यू थोड़ा ही है। तब तक बहुत हद अगर उनके बीच ये संविदा चले कि मासिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा तो मासिक ब्याज ड्यू हो सकता है। लेकिन बंधक धन ये तो निश्चित अवधि बीतने उसी पर ड्यू होगा, उससे पहले कैसे ड्यू हो जाएगा? तो जब तक बंधक धन ये ड्यू नहीं होता तब तक मोचन का अधिकार पैदा नहीं होता। और बंधक दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित अवधि के हैं और जिनमें बंधक के लिए कोई अवधि ये तय हुई ना हो, दोनों प्रकार के हो सकता है। तो अगर निश्चित अवधि का बंधक है तो निश्चित अवधि के बीतने के पश्चात बंधक धन ये ड्यू होगा और तभी उसका मोचन का अधिकार पैदा होगा। और अगर अनिश्चित अवधि का है तो डेफिनेटली जैसे ही बंधक किया गया तत्काल उसका मोचन का अधिकार यह पैदा हो गया। और वो क्या कर सकता है कि अगले ही दिन चाहे जब उसकी मर्जी हो तब क्या कर सकता है? बंधक धन ये देकर मोचन के अधिकार का प्रयोग ये कर सकता है। अच्छा, मोचन का अधिकार पैदा हो गया तो मोचन का अधिकार प्रयोग करने के लिए क्या बंधक धन का देना जरूरी है? ठीक है, तो बंधक धन का देना हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यह शर्त हम लगा देंगे कि बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान के उपरांत ही क्या करेगा? मोचन के अधिकार का उपयोग करेगा, तो बंधकदार बंधक धन लेगा ही नहीं। और जब लेगा ही नहीं वो तो भुगतान करेगा कैसे बंधककर्ता? और जब करेगा नहीं तो ये पता ये लगेगा कि वो अपनी संपत्ति का मोचन करा ही नहीं पाएगा। और हमने पहले भी कहा आपसे कि धारा 66 आने वाली है, उसके स्पष्टीकरण के मुताबिक देखेंगे तो जो संपत्ति जिस पर बंधक निर्मित किया गया होगा वह बंधक धन के मुकाबले बहुत कीमती होगी। तो बंधकदार तो ये चाहेगा कि संपत्ति हमेशा उसके पास रहे। भाई बंधकदार ही क्यों चाहे? क्योंकि जो बंधक धन उसका होगा उससे बहुत ज्यादा कीमत की संपत्ति ये उसके पास होगी, तो वो तो बंधककर्ता का मोचन का अधिकार प्रयोग न हो सके यही व्यवस्था, ठीक है, ये बनाना चाहेगा। वो क्यों चाहेगा कि मोचन हो जाए? वो तो कभी चाहेगा ही नहीं। इसलिए ठीक है, बंधककर्ता को मोचन का अधिकार है, मान लिया, और ये मोचन का अधिकार उस क्षण पैदा हो जाएगा जिस क्षण बंधक धन संदेह हो गया। लेकिन इस बंधक धन के संदेह होने के पश्चात मोचन के अधिकार का उपयोग ये बंधककर्ता इनफैक्ट ये कब करेगा? तो या तो बंधक धन का संदाय करे या तो वाकई दे, यानी बंधकदार लेने को राजी है, बंधकदार भला आदमी है, क्योंकि ये आवश्यक भी नहीं है कि बंधकदार एक बेईमान आदमी होगा और वो बंधक संपत्ति पर कब्जा यही करना चाहेगा, ये कोई जरूरी ये तो नहीं है। तो वो एक अगर भला आदमी है तो वो देगा और वो ले लेगा, और भला आदमी नहीं है तो इतना पर्याप्त माना जाएगा मोचन के अधिकार के प्रयोग के लिए कि वो निविदा करे, टेंडर करे, देने का प्रस्ताव करे। इतना मोचन के अधिकार के लिए, ठीक है, पर्याप्त ये माना जाएगा। अब बंधकदार का कर्तव्य होगा कि वो बंधक धन को स्वीकार करे और ठीक है, बंधक संपत्ति का कब्जा अगर उसे प्रति अंतरित हुआ था, जैसा कि भोग बंधक में कब्जा जाता है, विलक्षण बंधक में कब्जा जा सकता है, और
अंग्रेजी बंधक में कब्जा जाता है, अगर उसके पास कब्जा पहुंचा है तो कब्जा वापस बंधककर्ता को दे, या बंधक द्वारा जो स्पेसिफाइड आदमी है बंधककर्ता ने जिसको निर्दिष्ट किया उसको कब्जा वापस करे। अगर कोई बंधक विलेख ये निष्पादित हुआ था तो उसको ठीक है खंडित निरस्त ये करवाए। ये ड्यूटी किसकी? बंधकदार की पैदा होती है। टेंडर अगर उसने किया है बंधक धन का निविदान ये करे वो, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट अगर शर्त हम लगा देंगे कि एक्चुअल पेमेंट वो करे तो कभी लेगा ही नहीं, और जो वो कभी लेगा नहीं तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ बंधककर्ता का जो मोचन का अधिकार है उसे परास्त ये किया जा सकेगा बहुत आसानी के साथ। जबकि बंधककर्ता का मोचन का अधिकार अपराजेय है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत कीमती संपत्ति बहुत कम पैसे में बंधकदार इसके पास पहुंच गई है, इसलिए उसके मोचन के अधिकार को कोई। अच्छा, फिर एक चीज और भी है, हर काम को करने का एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है, हर काम को करने का। ठीक है, कोई भी काम निरर्थक आप नहीं करते, और जब आप निरर्थक काम करते हैं बिना किसी उद्देश्य के तो आप पागल कहलाते हैं। पागल की यही डेफिनेशन है, उसके काम का कोई उद्देश्य नहीं होता। बंधक ये आपने किया था, किस लिए किया था? ठीक है, बंधक तत्व में इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो बंधक धन दिया जा रहा है बंधकदार के द्वारा बंधककर्ता को, यह वो वचनबंध जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है उसके पालन को सुनिश्चित किया जा सके, और या उस बंधक धन के प्रतिसंदाय रीपेमेंट उसे गारंटीड किया जा सके। इसी पर्पस से बंधक हुआ था। जब इसी पर्पस से बंधक हुआ था तो लोन वापस होते ही बंधककर्ता का वह जो उसने ट्रांसफर किया था बंधकदार को बंधक के संव्यवहार में उसे वापस मिलना ही चाहिए, क्योंकि काम इसी उद्देश्य से हुआ था। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था बंधक का। बंधक का एकमात्र उद्देश्य था लोन का भुगतान, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए धारा 60 कहती है कि जैसे ही लोन एक्चुअली बंधकदार को वापस कर दिया गया या उसने टेंडर कर दिया, उसने प्रस्ताव कर दिया और बंधकदार ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो बंधककर्ता हकदार हो गया है कि वो क्या करे, मोचन के अधिकार का प्रयोग कर ले। और जब मोचन के अधिकार का प्रयोग वो करना चाहेगा तो उसे मुकदमा दाखिल करना होगा, कहां? सिविल कोर्ट में। ठीक है, सिविल कोर्ट में वो मोचन का बाद ये जो मुकदमा वो लाएगा वो क्या, कौन सा सूट ऑफ रिडेम्पशन ये कहलाएगा, वो मोचन का बाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, या तो ठीक है, कानून की भूमिका तो तभी शुरू होगी जब दो लोगों के बीच सहमति इसका अभाव हो जाएगा। तो सारे तरीके धारा 60 में है। धारा 60 ये भी कहती है कि ठीक है, एक्चुअल पेमेंट यानी दोनों के बीच कोई विवाद है ही नहीं, उसने एक्चुअल पेमेंट कर दिया, उन्होंने ले लिया, बंधक समाप्त। उसने टेंडर किया, ये लेते नहीं, तो भी वो हकदार तो हो ही गया, लेकिन वो अपने हक का प्रयोग ये करे कैसे? इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था ये देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था सीपीसी में क्या था, आदेश 34 जो बंधकों से ही संबंधित है, क्योंकि जो मोचन का वाद होगा वो क्या वाद होगा? संपत्ति संबंधी। और जब वो संपत्ति संबंधी वाद होगा तो उसको जुडिक्शन क्षेत्राधिकार ये किसका होगा? सिविल कोर्ट का। और जो सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार होगा, सिविल कोर्ट का जुडिक्शन होगा, तो फिर मुकदमा आप सीपीसी के अकॉर्डिंग लाएंगे। और सीपीसी में चूंकि ये अचल संपत्ति से संबंधित मामला होगा तो धारा 16, 17, 18 ठीक है, उसके मुताबिक हम क्षेत्रीय लोकल जुडिक्शन इसको तय करेंगे। सेक्शन 15 के मुताबिक हम धनीय अधिकारिता इसको तय करेंगे।
यानी सबसे निचले सिविल न्यायालय में, और साथ में आदेश 34, क्योंकि ये बंधक का मामला है। इसके हिसाब से तय करके बंधककर्ता मोचन का वाद ये प्रस्तुत कर देगा। अब मोचन के बाद में जो बंधक धन टेंडर करने पर भी बंधक, ठीक है, दार ने नहीं लिया था, उसको न्यायालय में जमा करके मोचन करा लेगा। तो टेंडर कर सकता है, एक्चुअल पेमेंट कर सकता है, और इसके माध्यम से वह अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, या मोचन का वाद लाकर अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। या फिर वो क्या करे, सीधे सीधे हम लोग इसे पढ़ेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे सेक्शन 83 पे, वो सीधे सीधे क्या कर सकता है, न्यायालय में निक्षेप, न्यायालय में जमा कर सकता है, ठीक है, सीधे कोर्ट में डिपॉजिट कर सकता है। निक्षेप की अंग्रेजी डिपॉजिट होती है, ठीक है। निक्षेप एक ऐसा शब्द है जो एक ऐसी फैक्ट सिचुएशन को लागू होता है जिसमें कोई चीज किसी के पास रख दी जाती है, और जिसके पास रखी जाती है वो उसमें कोई अधिकार ये क्लेम नहीं करता। जब वो कोई अधिकार क्लेम नहीं करता तो फिर ये कहा जाता चीज उसके पास निक्षिप्त है, चीज का निक्षेप उसके पास किया गया है, या उसको डिपॉजिट उसके पास किया गया है। बैंक के पास आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसमें कोई अधिकार क्लेम नहीं करता, वो एक निश्चित अवधि के बाद आपको वापस कर देगा। उस निश्चित अवधि में वो उसे उपयोग करेगा, उससे लाभ कमाएगा। यही बैंकिंग इसका बिजनेस है। बैंक के पास कोई अपना पैसा है, वो तो जमाकर्ताओं का है, उसी को वो जरूरतमंदों को लोन के तौर पर बांट रहे हैं, और जरूरतमंदों से, ठीक है, ब्याज ये ले रहे हैं, उस ब्याज का एक निश्चित हिस्सा आपको दे रहे हैं, और कुछ बीच में अपने आप ले रहे हैं। यही बैंकिंग है। और बैंकिंग क्या होती है? तो सीधे बंधककर्ता क्या कर सकता है, कोर्ट में डिपॉजिट कर सकता है। सीधे डिपॉजिट उसने कर दिया, और हां ये जरूर है कि अगर वो बंधक धन को कोर्ट में डिपॉजिट करता है तो पूरे बंधक धन को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर उसने आधा अधूरा डिपॉजिट किया तो मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं होगा, और ना ही बंधक धन पर ब्याज का लगना यह बंद होगा। सेक्शन 83 जब हम लोग पहुंचेंगे देखेंगे, वहां कहेगा कि ब्याज का लगना उसी क्षण बंद होगा जब पूरा डिपॉजिट करिए आप। और हमने पहले भी कहा कि आप सेक्शनों को अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है, जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पढ़ते हैं। अन्यथा तो धारा 1 में जो लिखा है और जो धारा 137 में लिखा है टीपीए में, वो है तो सब एक ही। किसी भी संव्यवहार पर सारे सेक्शन एक साथ लागू होंगे, जो लागू होने योग्य हैं वे ऐसे सारे सेक्शन किसी भी संव्यवहार पर एक साथ लागू होंगे। तो आप 83 इसे छोड़ कैसे सकते हैं? तो बंधककर्ता अगर पूरा बंधक धन ये कोर्ट में डिपॉजिट कर दे तो भी, तो इसका मतलब बंधककर्ता को अपने मोचन के अधिकार के प्रयोग के लिए एक से अधिक तरीके ये उपलब्ध कराए गए हैं। अच्छा, वो मोचन के अधिकार का प्रयोग करेगा कब तक, ये अगला सवाल है। जब तक उसका मोचन का अधिकार समाप्त ना हो गया। उसका मोचन का अधिकार समाप्त ये कैसे हो सकता है? पक्षकारों के कार्यों के द्वारा, ठीक है, ये अधिकार उसका समाप्त हो सकता है। पक्षकारों के कार्यों द्वारा यानी, ठीक है, पूर्वबंध और जो विक्रय का हक है बंधकदार का, वो भी तो बंधक धन के ड्यू होते ही पैदा हो जाएगा। तुम मोचन का अधिकार इस्तेमाल नहीं किए, सोते रहे, भाई दोनों एक साथ पैदा होंगे, दोनों एक साथ। बंधकदार का हक ये भी एक साथ पैदा होगा। धारा 67 हमने कहा जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जैसे ही बंधक धन ड्यू हुआ दोनों को हक आ गया। अब तुमने मोचन का अधिकार इस्तेमाल ही नहीं किया, तब तक उन्होंने पूर्वबंध और विक्रय इसका अधिकार ये इस्तेमाल कर लिया और पूर्वबंध और विक्रय हो गया।
ठीक है, तो सवाल यह है कि अब तो पुरोवन विक्रय हो गया, अब कैसे मोचन का अधिकार इस्तेमाल होगा? अब तो मोचन के अधिकार पर रोक लग गई। आपको पहले इस्तेमाल करना चाहिए था। पक्षकारों के कार्यों द्वारा यह न्यायालय की डिग्री के माध्यम से मोचन का अधिकार खत्म भी हो सकता है। पक्षकार ठीक है, एक संविदा यह भी कर सकते हैं कि बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, यह संविदा यह भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, अभी तो आप कह रहे थे कि बंधककर्ता का मोचन का अधिकार अपराजेय है, और अगर वो ये संविदा करे भी कि मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा तो संविदा शून्य मानी जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि साहब मोचन के अधिकार को प्रयोग न करने के लिए वो बंधकदार से संविदा कर सकता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल जाएंगी? एक साथ चलेंगी। जो बंधक का संव्यवहार संपन्न किया गया है, उस बंधक के संव्यवहार को संपन्न करने के लिए जो संविदा की गई है, उस संविदा के भाग के तौर पर कोई निबंधन, कोई टर्म्स एंड कंडीशन उस बंधक की संविदा में शामिल नहीं की जा सकती जिसका प्रभाव यह हो कि बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन बंधक करने के लिए जो संविदा की गई, उसके टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पर बंधक की संविदा में शामिल नहीं की जा सकती। और अगर बंधक करने के लिए जो संविदा की गई, उसके टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पर इस प्रकार की शर्त ये शामिल की गई है, तो शर्त शून्य है। क्यों शून्य है? ऐसा कानून रखा क्यों गया? ऐसा कानून, देखिए, कानून निरुद्देश्य नहीं है, और कानून के पीछे की भावना, इसको समझना पड़ेगा। कानून जान लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ आप कानून जानेंगे तो भूल जाएंगे। स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसको समझना पड़ेगा। जब आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को समझते हैं तब जाकर के काम चलता है, और तब कानून हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है आपके दिमाग में। ये शर्त, ये बात क्यों रखी गई भाई? कि बंधक करने के लिए, अगर बंधक करने के लिए कोई संविदा की गई है तो उस संविदा के टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पर आप ये शर्त उसमें शामिल नहीं कर सकते कि बंधककर्ता मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। ये इसलिए किया गया क्योंकि बंधककर्ता उस समय जरूरतमंद होगा। वो लोन उधार लेने पहुंचा है, पैसा उधार लेने पहुंचा है, उस समय वो जरूरतमंद है, और जरूरतमंद पर अन्यायपूर्ण शर्तें थोप देना ये बड़ा आसान है। ये बड़ा आसान है। उस समय उस पर कोई अन्यायपूर्ण शर्त बंधकदार लगा सकता है जिसका प्रभाव यह होगा, जो देखने में ऐसी लगेगी मानो वो उसके मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वास्तव में वो मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध ही होगा। बंधककर्ता ये कह सकता, बंधकदार ये शर्त लगा सकता है कि लोन हम तुम्हें देंगे, लेकिन 500 साल तक तुम मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करोगे। अब 500 साल में भूकंप आएगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, क्या पता। ये मोचन के अधिकार पर अवरोध ही है। इसे मोचन के अधिकार के उपयोग पर रोक, यही मानना चाहिए। उस समय वो जरूरतमंद होगा, उस समय हो सकता हो उसके बच्चे की तबीयत खराब हो सकता है उसे कोई ऐसी आवश्यकता हो जिसकी उपेक्षा वो कर ही नहीं सकता। आप फिल्मों में ऐसे सीन देखते हैं, ठीक है, कि मालूम पड़ा आदमी ने चोरी छोड़ दी। डॉन पिक्चर में यही सीन है कि साहब आदमी ने चोरी छोड़ दी, लेकिन उसके बच्चे की तबीयत खराब है, वो चोरी फिर करने को राजी हो रहा है। ठीक है, तो आदमी क्या नहीं करता, मजबूर आदमी, विवश आदमी क्या नहीं करेगा। इसीलिए तो धारा 16 बनाई गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और अगर ये राइट ऑफ, ठीक है, ये बात यहां न लिखी गई होती कि मोचन का अधिकार अपराजेय है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 16 ही से शून्य कर देती। ठीक है, होता तब भी वही, क्योंकि धारा 16 कहती है कि जबकि
धारा 16 सबसेक्शन 1 हम लोगों ने देखा था, क्या कहता है कि जबकि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और वो दूसरे की इच्छा को अधिशासित करता है और इस प्रकार करता है कि अपने लिए अनुचित फायदा ये सुरक्षित कर लेता है, तो संव्यवहार असम्यक असर से ग्रसित है ये माना जाता है। और असम्यक असर से ग्रसित संव्यवहार धारा 19A, ठीक है, ये कहती है कि न सिर्फ शून्यकरण नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही विकल्प प्राप्त होगा उस व्यक्ति को जिसकी सम्मति संविदा के प्रति इस, ठीक है, असम्यक असर से ली गई है कि वो संविदा को शून्य करा ले। ये बात सीधे सीधे नहीं लिखी है धारा 19 में, लेकिन दृष्टांतों की मदद से जब 19 को हम पढ़ते हैं तो यही परिणाम निकलकर सामने आता है। तो अगर शायद धारा 60 में ये न लिखा होता कि बंधक करने के लिए जो संविदा की जा रही है उसमें मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली कोई शर्त यदि शामिल की गई है तो वह शर्त शून्य होगी। ये अगर यहां न लिखा हो, यहां धारा 60 में ये बात न कही गई हो तो भी धारा 16 से ये हो शून्य ही जाएगा। लेकिन कानून बनाने की जो कला है वो यही है कि कानून को संपूर्णता के साथ बनाया जाए ताकि कुछ भी न्यायालय की मर्जी पर न छूटे, क्योंकि न्यायालय में भी बैठेगा अंततः आदमी, और आदमी क्या करेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए कानून का राज होना चाहिए, न्यायालय का राज नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का राज तो अंततः व्यक्ति का राज होगा। और दुर्भाग्य यह है कि जनता न्यायालय के राज और कानून के राज में फर्क ये नहीं करती। उसे जज साहब की बात ठीक लगती है, जज साहब की बात तभी ठीक है जबकि वह कानून के मुताबिक हो, अन्यथा जज साहब में कोई सुरखाव के पर नहीं लग के आ रहे हैं कि उनकी बात हम मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, काहे मान लेंगे, ठीक है, वो कानून के मुताबिक हो तो मानेंगे, ठीक है, और कानून के मुताबिक नहीं होगी तो उसे बदलवाने का प्रयास करेंगे। अपील, रिवीजन, रिट, वी विल एंजॉय द सेवरल मोड्स विच आर प्रोवाइडेड इन लॉ, ठीक है, उसका उपयोग करके उसे बदलवाएंगे सारी चीजों को। तो अगर यहां ये ना होता तो शायद वहां से शून्य हो गया होता, लेकिन फिर भी ये यही है कि मोचन के अधिकार पर कोई प्रतिबंध ये नहीं उस संविदा में, क्योंकि उस समय वो लेनदार है, उसकी सम्मति को प्रभावित किया जा सकता है, अन्यायपूर्ण शर्तें ये उस पर लगाई जा सकती हैं। और हां, एक बार बंधक हो गया, अब उसकी जरूरत तो खत्म हो गई, अब बंधक धन ड्यू हुआ है, क्योंकि जब ड्यू होगा तभी मोचन का अधिकार आएगा और तभी बंधकदार को, ठीक है, विक्रय या पूर्वबंध का अधिकार यह मिलेगा। अब इस समय बंधक करता अगर संविदा कर रहा है बंधकदार से कि वह अब कभी मोचन नहीं कराएगा, ठीक है, तो इस समय उससे अन्यायपूर्ण शर्तों पर सहमति यह नहीं ली जा सकती, क्योंकि इस समय वो लेनदार नहीं है। वो कहेगा क्यों, अगर कम पैसे में बंधकदार उससे उसकी संपत्ति ले रहा होगा, उसकी संपत्ति ले रहा होगा यानी उसकी मोचन के अधिकार को खरीद रहा होगा, क्योंकि संपत्ति में अब जो कुछ उसके पास बचा है वो मोचन का अधिकार ही है, ठीक है, वो तो मोचन का अधिकारी है बंधककर्ता के पास जो बचा है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि बंधक के संव्यवहार में संपत्ति का एक हित ये तो बंधकदार के पास जा चुका है और बंधककर्ता के पास क्या बचा, संपत्ति माइनस एक हित ये बचा है, और संपत्ति माइनस एक हित इसे हम क्या बोलते हैं भाषा के दृष्टिकोण से मोचन का अधिकार। तो अगर बंधक किसी ने किया तो उसके पास मोचन का अधिकार यही तो बचा है। तो बंधकदार अगर बंधककर्ता से मोचन का अधिकार खरीदना चाहेगा तो वो खरीदने के लिए संविदा कब करेगा, जबकि बंधककर्ता लेनदार नहीं है, बंधक तो हो चुका है, जो कुछ उसे चाहिए था वो तो वो ले चुका, तो वो अन्यायपूर्ण शर्तों पर कोई समझौता ये क्यों कर लेगा। वो कहेगा तुम पूर्वबंध विक्रय करा लो, भाई तुम पूर्वबंध विक्रय ही तो कराओगे, करा लो, विक्रय में भी तो हमें फायदा होगा,
भाई विक्रम तो बाजारी कीमत पर जाएगी, हमें मिलेगा। और पुरोबंध के लिए तो मुकदमा लाओगे तो पुरोबंध पहले कराओ, फिर डिग्री का निष्पादन कराओ, और निष्पादन के दिनांक तक अगर हम आएंगे और आपको बंधक धन प्लस ब्याज दे देंगे तो संपत्ति मेरी, क्योंकि एक बार बंधक सदैव बंधक। इसलिए पक्षकारों के कार्य के द्वारा मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध यह हो सकता है। और पक्षकार अपने कार्य के तौर पर संविदा भी कर सकते हैं ऐसी कि बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यह संविदा बंधक की संविदा के भाग के रूप में यह नहीं की जा सकती। यानी इस संविदा का उल्लेख बंधक विलेख में नहीं हो सकता। अगर बंधक विलेख में यह संविदा शामिल की गई तो शून्य है। और उसका कारण यह है कि बंधक निर्मित होते समय यह बंधककर्ता क्या था, जरूरतमंद था, और जरूरतमंद पर अन्यायपूर्ण शर्तें थोप देना ये बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो बंधककर्ता का अधिकार क्या है, मोचन का अधिकार। यह पैदा कब होता है, जब बंधक धन संदेह हो जाता है। इसका उपयोग कैसे कैसे हो सकता है, बंधक धन का संदाय करने पर, बंधक धन का निविदान टेंडर करने पर, न्यायालय में बंधक धन को निक्षेप करके, या मोचन का मुकदमा, मोचन का वाद ये लाकर वो इस अधिकार का उपयोग ये कर सकता है। ठीक है, मोचन के अधिकार का उपयोग कब नहीं किया जा सकता, जबकि मोचन के अधिकार का उपयोग कानून की प्रक्रिया के द्वारा, विधि की प्रक्रिया के द्वारा, पक्षकारों के कार्यों के द्वारा या न्यायालय की डिग्री के द्वारा रोक दिया गया। आप कहेंगे विधि की क्रिया के द्वारा कैसे रुकता है मोचन का अधिकार? हम बंधकदार हैं, ठीक है, और बंधककर्ता के उत्तराधिकारी श्रेणी 2 के हैं। ठीक है, श्रेणी 1 का कोई भी उत्तराधिकारी मिला नहीं। ठीक है, श्रेणी 1 का कोई उत्तराधिकारी है नहीं, बंधककर्ता की मृत्यु होगी, विधि की क्रिया से मोचन का अधिकार खत्म, क्योंकि अब बंधककर्ता से हक व्युत्पन्न जिसको हो रहा है ऐसा कोई आदमी आएगा ही नहीं जिसे बंधककर्ता माना जा सके। विधि की क्रिया से मोचन के अधिकार पर रोक ये लग गई। ठीक है, तो विधि की क्रिया से, संविदा के माध्यम से, यदि पक्षकारों की संविदा क्या है, पक्षकार का कार्य, वो तो पक्षकारों का काम है। तो अगर एक शब्द में बोले कि मोचन का अधिकार कैसे रोका जा सकता है, पक्षकारों के कार्यों के द्वारा, या न्यायालय की डिग्री के द्वारा, या विधि की क्रिया से। मोचन के अधिकार का उपयोग हो गया तो मोचन के अधिकार का उस प्रकार से उपयोग कर लिया गया जिस प्रकार से उसका उपयोग लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि बंधकदार इसे क्या करना पड़ेगा, कब्जा अगर इसके पास बंधक संपत्ति का आ गया था तो ठीक है, वो प्रति अंतरित या तो बंधककर्ता को करना होगा, या बंधककर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को वो कब्जा वापस करना होगा। ठीक है, कोई बंधक विलेख लिखा गया था तो वो बंधक विलेख बंधककर्ता को वापस करना होगा, यानी वही स्थिति रिस्टोर करनी होगी जो स्थिति बंधक के समय थी। अब एक सवाल उठता है कि क्या बंधक संपत्ति, ठीक है, भागता ये मोचित कराई जा सकती है? ठीक है, जितनी हमने बंधक संपत्ति रखी सबकी सब हम उसका मोचन नहीं करा रहे, पार्टली उसका मोचन करा रहे, तो पार्टली मोचन ये मान्य नहीं है। आपको पूरी बंधक संपत्ति ये उसका मोचन कराना पड़ेगा, यानी आप भागों में मोचन नहीं करा सकते, क्योंकि बंधक पूरी संपत्ति का है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1/4 हम अभी मोचित कराए ले रहे और बाकी 3/4 बाद में। हां, ये ठीक है कि अगर बंधकदार बंधक संपत्ति में जो बंधककर्ता का हित है, ठीक है, बंधकदार उस हित को जो बंधककर्ता का बंधक संपत्ति में है, बंधक संपत्ति में बंधककर्ता का हित क्या बचा, मोचन की साम्य, यही तो बची है, यही तो उसका हित है, उसमें उसका कोई अंश ये अर्जित कर ले,
यानी उससे आधी संपत्ति, अगर सामान्य भाषा में कहें, अगर बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बोले, तो उससे उसकी आधी संपत्ति 1/4 ये खरीद ले, ये खरीद ले, ठीक है ना। तो यही कहा जाएगा ना कि मोचन की साम्य में या मोचन के अधिकार में उसने अंश अर्जित कर लिया, यही तो कहा जाएगा। तो बंधकदार को, ठीक है, अपने अंश का जो उसने खरीदा है उसका मोचन कराने का हक ये मिल जाएगा उस दशा में। ये कहा जब आएगा सेक्शन 91 तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। बंधकदार अगर बंधक संपत्ति में बंधककर्ता का जो हित है, यानी उसके मोचन की साम्य, जिसे सामान्य भाषा में उसके पास उसकी संपत्ति कहेंगे, उसमें कोई हित ये अर्जित कर लेता है, तो बंधकदार को कोई हित अर्जित कर लेता है, यानी पार्टली संपत्ति खरीद लेता है, सामान्य भाषा में बोले तो बंधकदार अपने भाग का जो उसने खरीदा है उसका मोचन ये करा सकेगा। शेष स्थिति ये है कि वह मोचन के अधिकार, ठीक है, इसके वह से तात्पर्य है बंधककर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, अपने मोचन के अधिकार के उपयोग में भागता संपत्ति का मोचन ये नहीं करा सकता जो बंधक संपत्ति है। ये कहां लिखा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 60, तो बिल्कुल लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो ये रहेगा। अब एक बात बचती है, और वो बात क्या है कि आप कामों को अभिव्यक्त रूप से कर सकते हैं और कामों को ऐसे भी कर सकते हैं आप जिससे प्रत्यक्ष तो ऐसा लगे मानो आप वो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप वही कर रहे हो। यानी ट्रू सेंस में आप एक काम कर रहे हो, लेकिन दिखावा ये कर रहे हैं कि हम वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा खूब आम जनजीवन में होता है, जिसे कहा नहीं जाता कि आप कनखियों से किसी को देख रहे थे। देखा तो आंखों से जाता है, ये कनखियों से देखना कौन सा होता है? तो देखा तो आंखों से जाता है। कनखियों नाम का तो कोई अंग शरीर में है नहीं, लेकिन कनखियों से देखना ये तब कहा जाता है जब आप बहाना करते हो कि हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हो। तब जो आपकी आंखें हैं वो कनखियों में बदल जाती हैं, और ये कहा जाता है आप कनखियों से देख रहे थे, ठीक है। ऐसी बात बोली जाती है। ऐसे ही है कि मोचन के अधिकार पर आप कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे। बंधक के लिए जो आप संविदा कर रहे हो, उस संविदा में प्रत्यक्ष रूप से मोचन के अधिकार पर कोई प्रतिबंध ये नहीं लगा रहे, लेकिन जो कुछ लिख रहे हो बंधक की शर्तों के तौर पर, वो वास्तव में क्या है? मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध ही है। जो कुछ आप लिख रहे हो, आप ब्याज की दर ऐसी उल्लिखित कर रहे हो जो कोई दे ही नहीं पाएगा, तो वास्तव में तो मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध यही लगा रहे हो। आप मोचन की अवधि के रूप में इतना लंबा समय यह वर्णित कर रहे हो कि उसे, ठीक है, मोचन का अधिकार पर प्रतिबंध यही कहना चाहिए। सही में आप कोई ऐसी शर्त लिख रहे हो कि साहब अगर मोचन के अधिकार का उपयोग किया तो सबसे पहले हम ही को बेचोगे संपत्ति और तुम भट्टी मोल लोगे, तो मोचन के अधिकार प्रतिबंध ही तो लगा रहे हो। आप ऐसी शर्त उल्लिखित कर रहे हैं कि अगर एक बार, ठीक है, बंधक धन देने में व्यतिक्रम हुआ फिर मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं होगा। भाई वाह, मोचन के अधिकार का प्रयोग तो तब तक होगा जब तक कि पक्षकारों के कार्यों द्वारा या न्यायालय की डिग्री के द्वारा मोचन का अधिकार ये खत्म ना हो जाए, तब तक होगा मोचन के अधिकार का प्रयोग। ये कहां लिखा है? ठीक है, मोचन के अधिकार का प्रयोग तो तब तक होगा क्योंकि एक बार बंधक सदैव बंधक, और जब सदैव बंधक है तो उसका मोचन का अधिकार सदैव रहेगा जब तक कि
मोचन का अधिकार कानून के मुताबिक खत्म ना हो जाए। और कानून के मुताबिक कब खत्म होगा? जब न्यायालय की डिग्री विक्रय की या पूर्वबंध की जो वो आ जाए, या पक्षकारों के कामों के द्वारा या विधि की क्रिया के द्वारा किसी ढंग से तो उसका मोचन का अधिकार खत्म हो। उससे पहले कैसे आप ये कह सकते हो कि अगर बंधक धन देने में व्यतिक्रम हो गया तो मोचन का अधिकार स्थगित हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। इस ढंग की बात आई कैसे सकती है? और अगर ये आई तो इसे मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध यही मानना चाहिए। अब मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध किसी भी ढंग से लगाया जाए वो शून्य। इसका मतलब यह कि ये शर्तें शून्य हो जाएंगी। अच्छा, मान लीजिए बंधकदार ने क्या किया? बंधककर्ता को बंधक धन देने के समय कुछ ऐसे कंसेशंस अपने फेवर में हासिल कर लिए जो बंधक धन और उस पर लगने वाले ब्याज के प्रतिसंदाय से अलग है। जैसे बंधकदार ये एक संपत्ति का, वो एक संपत्ति कह रहे हैं, एक माल का मैन्युफैक्चरर है, और जो बंधक करता है ये कौन है? रिटेलर है उसी माल का। ये रिटेलर है, ये फुटकर में वही माल बेचता है जिसे बंधकदार मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन उस माल को मैन्युफैक्चर बंधकदार के अलावा बहुत सारे लोग करते हैं। और बंधककर्ता की जो रिटेल शॉप है वो बहुत ज्यादा चलती है। बंधकदार ने बंधककर्ता से कहा कि हम ये पैसा तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे काउंटर पर सिर्फ मेरा ही माल बिकेगा। ठीक है, तो इससे बंधकदार की बिक्री बढ़ेगी ना। ये कंसेशन उसने हासिल कर लिया, और इस कंसेशन को हासिल कर लेने के बाद क्या हुआ कि बंधक धन वापस कर दिया बंधककर्ता ने। अब क्या ये कंसेशन जारी रह सकता है? क्या इसे मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध माने? इसी विषय पर नोक्स बनाम राइस ये पहुंचा था कोर्ट। नोक्स बनाम राइस का जो मुकदमा जिसमें मोचन की साम्या अपराजेय है, ये बात आई थी इंग्लैंड में, जिसको हमारे यहां धारा 60 में अधिनियमित स्वरूप दिया गया। इसमें यही मामला गया था, कंसेशंस जो बंधकदार ने हासिल कर लिया, क्या ये जारी रह सकते हैं बंधक समाप्त होने के बाद? और क्या इन्हें मोचन की साम्या पर प्रतिबंध ये माना जाए? तो नोक्स बनाम राइस में कहा था कि बंधक समाप्त होने के बाद कोई कंसेशन जारी नहीं रहेगा। और कोर्ट ने, ठीक है, नोक्स बनाम राइस और उसके बाद एक अन्य मुकदमे, ठीक है, वो भी आपकी किताबों में लिखा है, नाम उसका हम, ठीक है, मेरी मेमोरी में नहीं है इस समय, ठीक है, उस दोनों मुकदमों में ये कहा कि कंसेशन जारी नहीं रह सकते। लेकिन एक तीसरा मुकदमा आपके यहां और लिखा है, और उसको जो नोक्स बनाम राइस में कहा गया और लास्ट मुकदमे में जो कहा गया इंग्लैंड में, वो हमारे यहां उच्चतम न्यायालय ने भी उसको मान्यता दी है। ये लास्ट मुकदमे में इंग्लैंड में कहा गया, उसी को मान्यता हमारे यहां भी मिली है कि ये ठीक है कि कोई कंसेशन ये बंधक समाप्त होने के बाद जारी नहीं रह सकता। लेकिन अगर कंसेशन न्याय साम्य और शुद्धंताकरण के सिद्धांतों के अनुकूल है तो जारी रहने में कोई बुराई ये भी नहीं है। ठीक है, तो जारी रह भी सकता है। जैसे मानिए मैन्युफैक्चरर ने ये संविधा कर रखी कि आप हमारा ही माल बेचेंगे, ठीक है, और हम आपको 2% कमीशन देंगे। ठीक है, आपको जो लाभ होगा वो तो होगा ही, 1% कमीशन या 2% कमीशन हम देंगे। ये उसने बंधक समाप्त होने के बाद और जोड़ दिया, और इस पर दोनों पक्ष राजी हुए। तो इन कंसेशंस को लागू रहने में आखिर बुराई भी क्या है? भाई कोई चीज गलत हो तो रोकी जाए, कोई चीज सिर्फ इसलिए थोड़ी रोक दी जाएगी कि उसका जन्म एक विशेष संव्यवहार में हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो मोचन की साम्या, मोचन का अधिकार अपराजेय है बंधककर्ता का। क्यों? क्योंकि वो धारा 60 उसे दे रही है। हमारे यहां स्टैट्यूटरी फॉर्म में उसे अधिकार मिला है, और
एक बार बंधक जो सदैव बंधक, ये लोक स्वनाम राइस में कहा गया, जिसे हमारे यहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मान्यता दी है। क्यों? इसलिए क्योंकि मूलतः बंधकदारों, बंधककर्ता और बंधकदार ने क्या किया था, बंधक के पक्षकारों ने क्या किया था, मूलतः उन्होंने जो संविदा की थी वह बंधक की थी, और उसके माध्यम से वे लोन के रीपेमेंट को सुरक्षित करना चाहते थे। तो फिर उसे विक्रय में ऑटोमेटिकली किसी भी बंधक की दशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो धारा 60 मोचन का अधिकार यह देती है। अब धारा 60 हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, क्या कहती है। कहता है कि मूलधन के शोध हो जाने के पश्चात, यानी मोचन का अधिकार प्रयोग कब होगा? मूलधन के शोध हो जाने के पश्चात, मूलधन ड्यू हो जाने के पश्चात। ठीक है, किसी भी समय, यह होता नहीं कहा कि मूलधन ड्यू होने के तत्काल बाद, किसी भी समय। किसी भी समय का मतलब हुआ जब तक कि मोचन का अधिकार खत्म ना हो जाए, तब तक किसी भी समय। ठीक है, यही इसका अर्थ होगा। ठीक है, कहता है किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन को उपयुक्त समय और स्थान में निविदित करने पर यह अधिकार होता है। हाँ, ये ठीक है कि अगर आप बंधक धन का निविदान कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, दे रहे हैं उसे, वो ले रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं, जब चाहे दे दो। लेकिन अगर आप टेंडर कर रहे हो तो उचित समय और उचित स्थान, यह भी आपको साबित करना पड़ेगा कि हमने जो इन्हें बंधक धन का निविदान किया था वो कहां किया था? उचित समय और उचित स्थान पर। उचित समय और उचित स्थान कौन सा होगा? यह तथ्य का विषय है। ठीक है, ये तो फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जिस समय पर और जिस स्थान पर उसे बंधक धन का निविदान किया गया था, बंधक धन का टेंडर किया गया था, देने की कोशिश हुई थी, क्या वो उचित समय और उचित स्थान था? ठीक है, तो लेकिन आपको करना उचित समय और स्थान पर है। उचित उपयुक्त समय और स्थान में देने या निविदान करने पर यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि वह बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसी सब दस्तावेजें परिधान करे जो बंधकदार के कब्जे में या शक्ति में हो। यह हक है किसका? बंधककर्ता का, कि वो बंधक धन का भुगतान ये करने के पश्चात, यह बंधक धन का निविदान ये करने के पश्चात उचित समय और स्थान पर फिर बंधकदार से यह अपेक्षा करें कि वह बंधक विलेख का परिधान ये कर दे। ठीक है, कहता बंधक विलेख का परिधान ये करे और ऐसी सब दस्तावेजों का परिधान करे। ठीक है, करे जो बंधकदार के कब्जे या शक्ति में हो, और जहां की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करे उसे कब्जा वापस करे, प्रतिअंतरित करे, या ठीक है वह बंधककर्ता के खर्चे पर या तो बंधक संपत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करे प्रतिअंतरित करे, या लेखबद्ध अस्वीकृति करे कि ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के हित का अल्पीकरण करता है, जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे, और जहां की बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है रजिस्ट्रीकृत कराए। ठीक है, जैसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, वो 3 तरह से किया जा सकता है कि अगर अमुक तारीख तक बंधक धन जिसे प्रतिफल लिखा जाएगा, भाई क्योंकि दृष्टा तो वहां विक्रय होता है ना, तो प्रतिफल की रकम ये न दी गई तो विक्रय आतंतिक हो जाएगा। यह भी तरीका है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये करने का। यह विक्रय खंडित हो जाएगा, यह भी तरीका है। या अगर ये हमें दे देंगे तो हम इनको संपत्ति वापस कर देंगे। ठीक है, प्रतिअंतरित कर देंगे, रीट्रांसफर कर देंगे। तो अगर ऐसे बंधक लिखा गया है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में, तो यह भी अपेक्षा हो सकती है कि प्रतिअंतरित करे, प्रतिअंतरित करे। और रजिस्टर्ड अगर बंधक है तो फिर वो रजिस्टर्ड ही उस विलेख को भी करवाए। ठीक है ना, बंधक विलेख रजिस्टर्ड है तो यह विलेख जिसके माध्यम से बंधकदार ये लिख रहा है कि वो अधिकार जो उसमें चला गया था बंधककर्ता का, ठीक है, वो आज खत्म हो गया। ये जिस विलेख के माध्यम से वो लिख रहा है, यह संपत्ति का रीट्रांसफर जिस विलेख के माध्यम से कर रहा है, इस विलेख को भी रजिस्टर्ड कराए।
और कब्जे का परिधान तो खाली कब्जे का परिधान कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, 100 रुपए से कम की संपत्ति है तो सीधे कब्जे का परिधान हो गया, बात खत्म। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक है तो हक विलेख वापस कर दिए, बात खत्म, क्योंकि रजिस्टर्ड तो वो होता नहीं। ठीक है ना। तो 3 बातें उन्होंने बताई। अगर तीनों होना आवश्यक है तो तीनों करिए, इनमें से एक होना आवश्यक है, एक करिए। ठीक है, जो होना जरूरी है वो करिए। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड होना जरूरी है तो रजिस्टर्ड कराइए। परंतु यह तब जबकि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिग्री द्वारा निर्वापित न हो चुका हो। इसका मतलब यह कि मोचन का अधिकार कब तक होगा? जब तक कि पक्षकारों के कार्यों द्वारा या न्यायालय की डिग्री के द्वारा मोचन का अधिकार खत्म ना हो चुका हो। यानी ऊपर वाले काम आप तभी तक करा सकते हैं जब तक कि आपका मोचन का अधिकार ये बना हुआ है। अगर मोचन का अधिकार खत्म हो गया फिर ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो कह रहा है कि ये तब जबकि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्यों द्वारा या न्यायालय की डिग्री द्वारा निर्वापित न हो चुका हो। इसका मतलब खत्म ना हो चुका हो। यानी मोचन के अधिकार का प्रयोग कब तक हो सकता है? जब तक कि पक्षकारों के कार्यों द्वारा या न्यायालय की डिग्री द्वारा खत्म नहीं हो गया, तब तक हो सकता है। और न्यायालय की डिग्री तो पूर्वबंदीय विक्रय का बाद ये प्रस्तुत कर दिए जाने पर और फिर निष्पादित हो जाने पर ही मानी जाएगी। यानी यहां तक है कि अगर विक्रय की डिग्री पारित हो गई है और निष्पादित नहीं हुई, यानी विक्रय नहीं हुआ, इनफैक्ट इस बीच वो आ जाता है कि बंधक धन अपना पकड़ो, तो चाहे व्यतिक्रम हुए बरसों बीत गए लेकिन इसके बाद भी उसका मोचन का अधिकार जिंदा है। क्यों? क्योंकि मोचन का अधिकार खत्म कब होता है? जबकि पक्षकारों के कार्यों द्वारा या न्यायालय की डिग्री के द्वारा उसका मोचन का अधिकार खत्म कर दिया गया हो। न्यायालय की डिग्री विक्रय की हुई है, मोचन का अधिकार खत्म करने की तो नहीं हुई। ठीक है, और विक्रय अभी हो नहीं पाया था क्योंकि वो 1 दिन का टाइम प्रोसेस थोड़ा ही है, वो कंप्लीट हो रहा था। तो स्थिति यह है कि मोचन के अधिकार का प्रयोग धारा 60 के मुताबिक कर सकता है। ठीक है, इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार मोचन का अधिकार कहलाता है और इसे प्रवर्तित कराने का बाद मोचनवाद कहलाता है। इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे उपबंध को अविधिमान्य कर देने वाली न समझी जाएगी जिसका यह प्रभाव है ये दिवा समय निकल जाने दिया गया है जो मूलधन के समुदाय के लिए नियत है, या यदि ऐसा कोई समय नियत नहीं किया गया है तो बंधकदार ऐसे धन के समुदाय या निविदान से पहले युक्त सूचना पाने का हकदार होगा। यह लिखा जा सकता है। ठीक है, यह लिखा जा सकता है बंधक विलेख में ही कि बंधक धन इसका समुदाय करने से पहले या बंधक धन का निविदान करने से पहले बंधककर्ता बंधकदार को सूचना देगा। ठीक है, क्योंकि भाई बंधकदार उसे भी पैसा मिल रहा है तो वो भी तो अपना सुरक्षित ले सके, सुरक्षित रख सके, इस सब के लिए तो युक्त सूचना देने का जो निबंधन है, अगर ये शामिल किया जाता है तो ये बंधककर्ता के मोचन के अधिकार पर कोई रोक ये नहीं माना जाएगा, ये विधिमान्य है। बंधक संपत्ति के भाग का मोचन मना करता है, सीधे कहता है इस धारा की कोई भी बात बंधक संपत्ति के अंश में ही हितबद्ध किसी व्यक्ति को बंधक मध्य अवशिष्ट शोध्य रकम के आनुपातिक भाग के समुदाय पर अपने ही अंश का मोचन कराने का हकदार नहीं बनाएगी, केवल वहां के सिवाय जहां की बंधकदार ने या यदि एक से अधिक बंधकदार है तो ऐसे सब बंधकदारों ने बंधककर्ता के उस अंश को पूर्णतः या भागतः अर्जित कर लिया है। ठीक है, अगर बंधकदार हैं एक से अधिक हैं तो सारे बंधकदारों ने मिलकर या किसी एक बंधकदार ने बंधककर्ता का जो हित है बंधक संपत्ति में अर्थात उसके मोचन का अधिकार उसका कोई भाग ये अर्जित कर लिया है, अर्थात उससे पार्टली संपत्ति खरीद ली है, तो वो अपने भाग का मोचन करा सकेगा। पूरी संपत्ति का मोचन कराए बिना वो अपने ही भाग का मोचन करा सकेगा। एक शर्त, एक स्थिति केवल स्वीकार की गई, शेष स्थिति यह है कि वो मोचन आंशिक रूप से बंधककर्ता बंधक संपत्ति का नहीं करा सकता। यह आपका मोचन से संबंधित मामला हुआ। अगली क्लास में हम लोग 60 खा 61 जो समेकन का सिद्धांत इसको अंतर्निहित करता है और 62 यहां तक बात करेंगे। शेष बात अगली क्लास।